बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेट थ्री के इस लेक्चर में हमने आज स्टार्ट करना है कार्डिनल नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन का टॉपिक। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि कार्डिनल नंबर्स को ऐड कैसे करते हैं, जहां हमने ये देखा था कि बेसिकली कार्डिनल नंबर्स की एडिशन सेट्स के यूनियन के साथ जुड़ी हुई होती है। यानी आप दो सेट्स का यूनियन लेते हो और फिर उसके अंदर जो कार्डिनैलिटी आती है बेसिकली वो सम ऑफ दोज टू कार्डिनल नंबर्स होता है। ठीक है, इनके अगर आपको दो कार्डिनल नंबर को ऐड करना है तो आपको उनके रिस्पेक्टिव सेट्स का यूनियन लेना पड़ेगा और फिर उसकी कार्डिनैलिटी जो होगी वो सम के इक्वल होगी। उसके रिलेटेड हमने कुछ छोटी मोटी एग्जांपल्स भी की थी। नाउ द मल्टीप्लिकेशन, हम दो कार्डिनल नंबर्स को मल्टीप्लाई कब और कैसे कर सकते हैं, इसका भी सेम कॉन्सेप्ट है। इसकी क्या डेफिनेशन है? फॉर एनी कार्डिनल नंबर्स डी एंड ई वी डिफाइन देयर प्रोडक्ट डी इंटू ई टू बी द कार्डिनल नंबर ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट डी क्रॉस ई, वेयर D is the order of the set D and E is the order of set E, and D into E is the order of the Cartesian product of D cross E। तो क्या समझ में आया कि कार्डिनल नंबर्स को मल्टीप्लाई कर किस तरह कर सकते हैं कि जो उनके रिस्पेक्टिव सेट्स हैं उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लिया जाए। कार्टेशियन प्रोडक्ट का आप लोगों को ऑलरेडी आइडिया है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट किस तरह से लेते हैं। दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट किस तरह से लिया जाता है, उसमें ऑर्डर्ड पेयर्स बनाए जाते हैं। हम पहले सेट के हर एलिमेंट को दूसरे सेट के हर पॉसिबल एलिमेंट के साथ जो है वो ऑर्डर्ड पेयर बनाते जाते हैं, तो उस तरह से कार्टेशियन प्रोडक्ट आ जाता है। एंड यू नो कि आपके पास दो अलग अलग सेट्स हों तो उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स होते हैं, सिंपली उनकी कार्डिनैलिटी का प्रोडक्ट ही होता है। जैसे एक सेट में दो एलिमेंट्स हैं, दूसरे में तीन एलिमेंट्स हैं, तो जब आप उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे तो उसमें फिर 2 3 ज़ा 6 एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो इट मीन्स कि वो जो उनकी सेपरेटली कार्डिनैलिटी थी, ए सेट की 2 कार्डिनैलिटी थी और बी सेट की 3 कार्डिनैलिटी है, और क्रॉस प्रोडक्ट लेने के बाद या फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट लेने के बाद उसकी टोटल कार्डिनैलिटी 6 हो गई है, तो वो उनके कार्डिनल नंबर्स ही मल्टीप्लिकेशन हुए हुए हैं। ठीक है, ये हम ऑलरेडी फेमिलियर हैं, बस हम इसको इस नाम से पढ़ अब रहे हैं। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है रिस्ट्रिक्शन का। रिस्ट्रिक्शन होती है किसी चीज़ को मिनिमाइज़ कर देना, रिस्ट्रिक्ट कर देना, किसी एक जगह पे रोक देना। ठीक है, अब आपके पास मैपिंग है एफ आईज एंड एफ जेज। एफ आई इज़ लेस दैन और इक्वल टू एफ जे। एफ आई इज़ अ रिस्ट्रिक्शन ऑफ एफ जे। क्या मतलब है इस बात का कि जो एक मैपिंग है आपके पास एफ जे विच इज़ फ्रॉम सेट ई जे टू द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दिस सेट टू इटसेल्फ। यानी ई जे से ई जे क्रॉस ई जे पे मैपिंग्स हैं जिसका नाम हमने रखा है एफ जे। इस तरह से कुछ हमारे पास सेट्स हैं ई आईज। हमने ई आई से ई आई क्रॉस ई आई पे मैपिंग्स इकट्ठी कर ली हैं और उसका नाम हमने एफ आई रख लिया है। ठीक है, नो ये जो एफ आई होगा इज़ अ रिस्ट्रिक्शन ऑफ एफ जे। एफ आई को हम एफ जे का रिस्ट्रिक्शन कहेंगे इफ़ डी ऑफ एफ आई इज़ कंटेन्ड इन डी ऑफ एफ जे। यानी कि जो एफ आई मैपिंग्स की डोमेन है, यानी जो हर ई आई सेट है वो एफ जे की डोमेन में कंटेन कर रहा हो। ठीक है, जैसे ई वन एफ वन की डोमेन होगी तो ई वन को इस एफ जे के लिए जो जे को मैं 1 वैल्यू दूंगी उसमें कंटेन करना पड़ेगा। हम फिर उसे प्राइम से डिनोट कर सकते हैं कि ई वन इज़ कंटेन इन ई वन प्राइम। ठीक है, तो इस सेट की यानी कि जिस सेट की डोमेन किसी दूसरे जिस फंक्शन की डोमेन किसी दूसरे फंक्शन की डोमेन का सबसेट होती है, तो वो जो छोटे वाली
डोमेन वाला सेट या वो फंक्शन होता है वो रिस्ट्रिक्शन बन जाती है, यानी कि उससे रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, और जो उसको कंटेन कर रहा होता है वो बेसिकली एक्सपेंशन होती है। यानी एक चीज़ जो कम है वो रिस्ट्रिक्टेड के नाम से जानी जाएगी, और जो ज़्यादा डोमेन वाला मैपिंग है वो एक्सपेंशन के नाम से जानी जाएगी। ठीक है, उसकी एक्सपेंशन हुई, जैसे इनके टाइटल से ही बात क्लियर है। तो ये एक छोटी सी डेफिनेशन है बहरहाल। अच्छा, अब होता क्या है, दो इनके साथ कंडीशंस जुड़ी हुई हैं। एक तो डोमेन, इस छोटी मैपिंग की जो डोमेन है ये इस मैपिंग की डोमेन का सबसेट होनी चाहिए। दूसरी ये बात है कि जहाँ तक उन दोनों की डोमेन कॉमन है, अब चूँकि सबसेट का कॉन्सेप्ट है तो उसमें कुछ तो कॉमन पॉइंट्स भी होंगे, तो जो छोटे सेट के पॉइंट्स होंगे वो सारे के सारे दूसरे बड़े वाले सेट के पास भी होंगे, तो उन कॉमन पॉइंट्स के ऊपर वो दोनों मैपिंग्स सेम आंसर करना चाहिए। ठीक है, यानी कि सेम उन इनपुट पे उन दोनों फंक्शंस का आंसर सेम होना चाहिए। ये बात लिखी हुई है कि एफ ऑफ आई एक्स इज इक्वल टू एफ जे एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू द डोमेन ऑफ एफ आई ई आई। ई आई जो है ये आपकी ये छोटी वाली डोमेन है, तो उस कॉमन डोमेन के ऊपर दोनों मैपिंग सेम आंसर करती हैं, लेकिन जहाँ पे डोमेन बढ़ जाती है वहाँ पे ये एफ जे अपना कोई ना कोई आंसर कर देगा। तो एक्सपेंशन और रिस्ट्रिक्शन का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे कार्डिनल नंबर की के प्रोडक्ट से रिलेटेड एक थ्योरम है कि अगर दो सेट्स की कार्डिनैलिटी सेम है, ये डी इंटू डी इज़ इक्वल टू डी जो लिखा हुआ है, क्या मतलब है इस बात का कि अगर दो सेट्स की जो कार्डिनैलिटी है वो सेम है, तो जब आप उनका कार्टीजन प्रोडक्ट लेंगे तो उसकी कार्डिनैलिटी भी वो ही सेम नंबर ही रहेगा। ठीक है, फाइनाइट के केस में अगर आप देखें तो ये चीज़ ट्रू नहीं है। क्रॉस प्रोडक्ट लेने के बाद अगर एक सेट में दो एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, फिर आप उस सेट का उसी से ही क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे तो उसमें तो 2 2 ज़ार 4 एलिमेंट्स हो जाएंगे। लेकिन जो सेट कोई इनफाइनाइट होता है उसके लिए हमें नहीं पता है कि उस इनफाइनाइट सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स होते हैं, हमने उसे कोई ना कोई कार्डिनल नंबर असाइन किया हुआ होगा, फॉर एग्जांपल एलिफ नॉट या फिर सी, इस तरह से, या एलिफ वन, कोई सिंबल असाइन किया हुआ होता है। जैसे अब तक आप लोग इतना तो जान चुके हैं कि जो इनफाइनाइट सेट होते हैं उसमें फिर कैटेगरीज आ जाती हैं कि कोई सेट काउंटेबल होता है, कोई सेट अनकाउंटेबल होता है, फिर उसके लिहाज से उसको कार्डिनल नंबर असाइन कर दिया जाता है। तो उस इनफाइनाइट के लिए ये वाला थ्योरम बनाया गया। फाइनाइट केस में ये ट्रू नहीं होगा। इनफाइनाइट केस में अगर आप किसी एक सेट का उसी के साथ ही क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, चाहे आप उसका एक बार क्रॉस प्रोडक्ट लें, 2 बार लें, 3 बार लें, जितनी बार मर्ज़ी लें, उसकी कार्डिनैलिटी, जो कार्टीजन प्रोडक्ट की कार्डिनैलिटी होगी वो ही सेम नंबर एक ही रहेगा, उसमें फ़र्क नहीं आएगा। ठीक है, इसका प्रूफ हम स्किप करेंगे फ़िलहाल, क्योंकि अब आपको एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपरेशन करनी है, तो आपने इनके कॉन्सेप्ट्स को समझते हुए देखना है कि आप किस तरह से इसको एमसीक्यूज़ पे अप्लाई करवा सकते हैं। ठीक है, अब ओके, तो आपने देखना है कि इस थ्योरम की स्टेटमेंट को आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको दो सेट्स दे दिए जाते हैं, कोई एक आर का सबसेट इंटरवल की फॉर्म में दे दिया जाता है, और एक आपको एन के इक्विवेलेंट सेट दे दिया जाता है जैसे जी है। ठीक है, अब ये मैं आपको एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रही हूँ कि इस थ्योरम की स्टेटमेंट को आप अप्लाई कैसे करेंगे, जो अभी प्रीवियस थ्योरम मैंने आपको पढ़ाया। तो आपके पास एक एक जो सेट है वो आर का एक ओपन इंटरवल है। अब आप जानते हैं वो ओपन इंटरवल अनकाउंटेबल है और उसमें इन्फिनिट मैनी पॉइंट्स हैं, तो उसकी कार्डिनैलिटी फिर सी होगी। और एक जो आपका ठीक एक सेट जो है वो क्या है, वो भी फिर आपको इनफाइनाइट लेना होगा अगर इस थ्योरम को पूरा करना है। तो फॉर एग्जांपल आप क्लोज इंटरवल चूज़ कर लेते हैं आर का, तो उसकी कार्डिनैलिटी भी फिर सी हो जाएगी। ठीक है, अब फिर आपसे पूछा जाता है कि इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा, यानी कि ओपन इंटरवल और एक क्लोज इंटरवल का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा, फिर उसकी कार्डिनैलिटी क्या होगी।
तो फिर आप क्या करेंगे कि सी क्रॉस सी, वो फिर सी ही रहेगा, उसका जो आंसर होगा वो सी होगा। इस तरह से आप उस थ्योरम की स्टेटमेंट को एमसीक्यू पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट थ्योरम की स्टेटमेंट है लेट डी एंड ई बी कार्डिनल नंबर्स विद डी लेस देन और इक्वल टू ई, वेयर डी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो एंड ई इनफाइनाइट, देन डी ई इक्वल्स ई। क्या मतलब इस बात का कि आपके पास दो सेट्स हैं और उनके रिस्पेक्टिव कार्डिनल नंबर्स डी और ई हैं, लेकिन उनका आपस में रिलेशन क्या है कि डी इज़ लेस देन और इक्वल टू ई एंड डी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ऑब्वियसली कार्डिनलिटी ज़ीरो नहीं होनी चाहिए सेट की। और दूसरी बात यह कि जो आपके पास एक सेट डी के अकॉर्डिंग जो कार्डिनलिटी है वो लेस है लेस और इक्वल है ई से, लेकिन ई इनफाइनाइट है। ई के बारे में आपको ये इन्फॉर्मेशन हो कि वो इनफाइनाइट है, देन उनका जो प्रोडक्ट होगा वो आंसर में वो इनफाइनाइट सेट वाले की कार्डिनलिटी आएगी। ठीक है, अभी जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि दोनों मैंने सी वाले ले लिए थे। ठीक है, अब मैं ऐसे दो सेट्स लेती हूँ जिनमें से एक की कार्डिनलिटी फॉर एग्जांपल एलिफ नॉट है और एक की जो कार्डिनलिटी है वो सी है, तो उनका जो प्रोडक्ट होगा उसकी कार्डिनलिटी फिर वो इनफाइनाइट सेट वाली जो कि सी होगी वो आंसर में आएगा। तो इस थ्योरम का ये आपने यूज़ करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है लेट ए आई इज़ द फैमिली आई फॉर 1 2 अप टिल सो ऑन। आपके पास बहुत सारे सेट्स हैं A1 A2 A3 सो ऑन, और ये किस तरह के सेट्स हैं? बी अ काउंटेबल इन्फिनिटी ऑफ इनफाइनाइट सेट्स। ठीक है, यानी कि आपके पास ये इनफाइनाइट मैनी काउंटेबल सेट्स पड़े हुए हैं, ऑल हैविंग द सेम कार्डिनल नंबर्स, और उन सब की कार्डिनलिटी सेम है और वो डी है। देन प्रूव दैट द यूनियन ऑफ दो सेट्स हैज़ कार्डिनल नंबर डी। तो इस स्टेटमेंट का क्या मतलब हुआ कि अगर आपके पास कोई काउंटेबल सेट्स हैं, इन्फिनिट मैनी काउंटेबल सेट्स, तो जब आप उनका यूनियन करेंगे, उनको इकट्ठा करेंगे, तो जो उनकी कार्डिनलिटी होगी, अव्वल तो आप ये जानते हैं कि काउंटेबल सेट्स का जो यूनियन होता है वो भी काउंटेबल ही होता है। ठीक है, तो आधा काम तो यहीं से हो गया कि उसकी कार्डिनलिटी पे कोई फ़र्क नहीं आएगा। पहले अगर वो काउंटेबल है तो उसकी कार्डिनलिटी हमने एलिफ नॉट रखी हुई होगी। अब जब हमने उन सब का इकट्ठा कर लिया, यूनियन कर लिया, तो उसके बाद भी वो काउंटेबल रहेगा, तो उसकी कार्डिनलिटी वही एलिफ नॉट रहेगी, या फिर जो भी डी नंबर उसको असाइन किया गया होगा तो उसकी कार्डिनलिटी वही रहेगी। ये बात जहन में रखें कि ये सारी चीज़ें इनफाइनाइट सेट्स के लिए हो रही हैं। फाइनाइट के केस में ये बातें ट्रू नहीं हैं। फाइनाइट का जो है वो तो आपको कार्डिनलिटी सेट्स की पता चल जाती है, फिर यूनियन पे वो बढ़ भी जाती हैं। तो ये इनफाइनाइट सेट्स के लिए बातें हो रही हैं। अब इस स्टेटमेंट को भी आपने इसी तरह से एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से अप्लाई करना है कि कोई से भी सेट्स दे दिए जाएं, लेकिन आपको सिर्फ उनके बारे में ये इन्फॉर्मेशन हो कि वो काउंटेबल हैं, देन उनके यूनियन की कार्डिनलिटी पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो वही रहेगी जो हर सेट की थी। नेक्स्ट इज़ डिवीज़न ऑफ कार्डिनल्स। आप कार्डिनल्स को डिवाइड कैसे करते हैं? फॉर ओके, द डिवीज़न ऑफ कार्डिनल नंबर्स, ये टॉपिक हम बाद में करेंगे। इससे पहले हम एक्सपोनेंशिएशन का जो टॉपिक है कार्डिनल नंबर्स की वो देख लेते हैं। आपके पास बिल्कुल उसी तरह जैसे पिछले कॉन्सेप्ट में था, दो कार्डिनल नंबर्स होंगे रिस्पेक्टिव टू सेट्स डी एंड ई। अब उनकी एक्सपोनेंशिएशन किस तरह से लिखी जाती है? वी डिफाइन डी रेज़ टू पावर ई टू बी द कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम ई टू डी। इसका क्या मतलब है कि आपके पास जो फंक्शन होता है उसकी पहला सेट आप उसको डोमेन लिखते हैं, ठीक है, और फिर उसकी रेंज के ऊपर तमाम मैपिंग्स डिफाइन करवाते हैं। तो डी रेज़ टू पावर ई, ये जो पावर में चीज़ है ये आपके पास उस फंक्शन की डोमेन का सेट है, और जो बेस में लिखा जाएगा वो उसकी रेंज होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक मैपिंग डिफ़ाइन करवाई है आर से सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे, या फिर छोटा कर लेते हैं इसको, सेट ऑफ नेचुरल टू जी।
ठीक है। एन टू जी अगर करेंगे तो उसकी कार्डिनैलिटी, अब सेट ऑफ नेचुरल नंबर की जो आपके पास कार्डिनैलिटी होती है वो एलिफ नॉट है, और सेट ऑफ इंटीजर्स की जो कार्डिनैलिटी है वो भी एलिफ नॉट है, बिकॉज वो काउंटेबल सेट है और इक्विवेलेंट टू एन है। तो उन दोनों की कार्डिनैलिटी एलिफ नॉट हो गई है। लेकिन अब आप उसे एक्सपोनेंशियल में कैसे लिखेंगे? जो आपका डोमेन का सेट है वो सेट ऑफ नेचुरल है, और जो रेंज के लिए सेट चूज़ किया है वो इंटीजर्स है। तो एक्सपोनेंशिएशन कैसे इसकी लिखी जाएगी? जैसे यहाँ पे डी ई लिखा हुआ है, तो ई पे कार्डिनैलिटी ऑफ द सेट ऑफ नेचुरल आएगा एलिफ नॉट, और डी की जगह पे जो कार्डिनैलिटी आएगी वो रेंज के सेट की, जो कि बाय चांस इसमें सेम हो गई है, तो एलिफ नॉट पावर एलिफ नॉट। इस तरह से आपने एक्सपोनेंशियल से बनानी होती हैं। इसको रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका है एच ऑफ ई डी, यानी कि वो तमाम मैपिंग्स जो ई से डी पे बनाई जा रही हैं उनको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं एच ऑफ ई डी की फॉर्म में। नो एक आपके पास एग्जांपल है, डी वन डी टू होल पावर ई इज़ इक्वल टू डी वन होल पावर ई इंटू डी टू होल पावर ई। इसका क्या मतलब होगा? अब बेसिकली इसमें मैपिंग्स हैं, इनके जो बैक पे अगर देखा जाए तो मैपिंग्स और सेट्स यूज़ हो रहे हैं, बल्कि आपके पास इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट और एक्सपोनेंशियल दो किस्म के थ्योरम्स यूज़ होंगे। डी वन डी टू का क्या मतलब होगा कि आपने दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया है, ठीक है, और इसकी पावर ई लिखी हुई है। इट मीन्स ये एक मैपिंग है फ्रॉम सेट ई टू द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ डी वन एंड डी टू। और राइट साइड पे अगर आप देखें तो डी वन होल पावर ई और डी टू ई, इसका क्या मतलब है कि आपने एक मैपिंग बनाई फ्रॉम सेट ई टू डी वन एंड देन ई टू डी टू, ठीक है, और फिर उन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला। तो वो जो दोनों सेट्स होंगे बेसिकली ये कार्डिनैलिटीज़ बराबर लिखी हुई हैं, तो एट द एंड उन दोनों की जो कार्डिनैलिटी होगी वो बराबर होगी। इसको प्रूफ किया गया है, लेकिन हम फ़िलहाल प्रूव नहीं कर रहे हैं चीज़ों के। हम उसको एज अ स्टेटमेंट समझेंगे और उसकी एप्लीकेशन देखेंगे कि आप एमसीक्यू पे उसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं। बहरहाल यहाँ से देख लें कि एच ई टू डी वन क्रॉस डी टू, ये जो मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन किया था कि फंक्शंस को लिखने का एक तरीका ये भी होता है कि आप एच ऑफ डोमेन लिखें और फिर रेंज लिखें। इसका मतलब ये होता है कि वो तमाम मैपिंग्स जो सेट फर्स्ट सेट से सेकंड सेट में बनाई जा सकती हैं, ठीक है। एच ऑफ ई डी वन क्रॉस डी टू का क्या मतलब होगा कि वो तमाम मैपिंग्स जो सेट ई से डी वन क्रॉस डी टू पे बनाई गई हैं, और जो राइट साइड पे एक्सप्रेशन है उसको यहाँ नीचे एक्सप्लेन किया है एच ई कॉमा डी वन क्रॉस एच ऑफ ई कॉमा डी टू। इसका क्या मतलब है कि वो तमाम मैपिंग्स जो सेट ई से डी वन पे बनाई, फिर आपने मैपिंग्स ई से डी टू पे बनाई और फिर उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लिया है। अब जो ऑर्डर होगा इन तमाम मैपिंग्स का और जो ऑर्डर होगा इन मैपिंग्स का वो इक्वल प्रूव किया गया है इस एक्सरसाइज में, ठीक है। आपने इसके बैक पे जो कॉन्सेप्ट है उस पे ग्रिप करनी है, इनके सिंबल्स में नहीं उलझना है। सबसे पहली चीज़ तो आपको लिखना आना चाहिए कि अगर कोई मैपिंग लिखी हुई है तो उसको एक्सपोनेंट में कैसे लेकर जाना है, और फिर उनकी इक्वालिटीज़ वगैरह चेक करनी है। फर्दर इनको 1 1 और ऑन 2 किया गया है, जो फ़िलहाल हम नहीं कर रहे हैं। एक और एक्सप्रेशन है आपके पास, डी रेज टू द पावर ई वन प्लस ई टू इज़ इक्वल टू डी रेज टू द पावर ई वन इंटू डी रेज टू द पावर ई टू। अब इसका क्या मीनिंग है? आपके पास सबसे पहले तो मैपिंग्स हैं ई वन प्लस ई टू, ये कार्डिनल नंबर्स हैं। कार्डिनल नंबर्स ऐड हों तो उनके जो बैक पे सेट्स होते हैं उनका आपको पता है यूनियन लिया जाता है, ठीक है। तो सेट ई वन और ई टू का यूनियन आपके पास एज ए डोमेन सेट है, और सेट डी जो है वो आपके पास रेंज का सेट है। तो ये वो तमाम मैपिंग्स हैं जो सेट ई वन यूनियन ई टू से डी पे बनाई गई हैं। राइट साइड पे जो लिखा हुआ है डी रेज टू द पावर ई वन, इसका क्या मतलब है कि सेट ई वन से डी के ऊपर बनाई जाने वाली मैपिंग्स और सेट ई टू से डी के ऊपर बनाई जाने वाली मैपिंग्स, एंड देन उनका क्रॉस प्रोडक्ट।
तो उनकी कार्डिनैलिटी बराबर होगी। अब देखें तो ये जो कार्डिनल नंबर्स हैं वो एक्सपोनेंशियल नंबर्स की तमाम प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करवा रहे हैं। ऐसा ही होता है जब आपके पास पावर में नंबर्स ऐड हो रहे हों, तो प्रोडक्ट में जब आप सेपरेट करते हो तो उनका प्रोडक्ट ले लिया जाता है ना। जैसे ई रेज टू द पावर एक्स प्लस वाई हो तो उसे इक्वल टू ई रेज टू द पावर एक्स अलग हो जाता है और वाई अलग हो जाता है। तो कार्डिनल नंबर्स उसी प्रॉपर्टी को ही फॉलो करें, लेकिन इनके जो बैक पे कॉन्सेप्ट्स हैं वो सेट्स के चल रहे हैं। आपने ये चीज़ भी ज़हन में रखनी है। इसकी एक एप्लीकेशन है सी इंटू सी इज़ इक्वल टू सी। ये चीज़ हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि जो आपके पास इनफाइनाइट सेट्स की कार्डिनैलिटी होती है उनका आप जितनी मरतबा मर्ज़ी क्रॉस प्रोडक्ट ले लें उसकी कार्डिनैलिटी पे फ़र्क नहीं पड़ता, वो वही सेम नंबर रहता है। अब इस चीज़ को एज एन एप्लीकेशन कैसे यूज़ किया गया है, सी इज़ इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर एलिफ नॉट, ये चीज़ इसके इक्वल है। इसके बिहाइंड पे एक थ्योरम है वो हम करेंगे। सिंस सी इज़ इक्वल टू रेज़ टू पावर एलिफ नॉट, आपने इसको यूज़ करते हुए सी इंटू सी इज़ इक्वल टू सी प्रूव किया है। अब सी की जगह पे मैंने रिप्लेसमेंट कर दी 2 रेज़ टू पावर एलिफ नॉट और इस सी की जगह पे भी, ठीक है। अब एक्सपोनेंशियल का लॉ कार्डिनल नंबर्स के ऊपर अप्लाई करवाते हुए मैंने एलिफ नॉट प्लस एलिफ नॉट कर दिया है। अब एलिफ नॉट को आप जितनी मरतबा मर्ज़ी ऐड कर लें उसने एलिफ नॉट ही रहना है। सो 2 रेज़ टू पावर एलिफ नॉट इज़ इक्वल टू सी हो जाएगा। अब आपके पास एक और एक्सप्रेशन है डी रेज टू द पावर ई होल पावर एफ इज़ इक्वल टू डी ई एफ। इसका क्या मतलब होगा कि वो तमाम मैपिंग्स जो कि सेट सी से, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने सबसे पहले इन कार्डिनैलिटीज़ को नेमिंग कर दिया कि जो एक सेट ए है जिसकी कार्डिनैलिटी हमने डी रखी है, एक सेट बी है जिसकी कार्डिनैलिटी ई है, एंड देन सेट सी उसका कार्डिनैलिटी इज़ एफ। अब ये मैपिंग्स बेसिकली ये जो एक्सपोनेंट आपको नज़र आ रहे हैं ये किन मैपिंग्स के अकॉर्डिंग आए हुए हैं, आपको ये चीज़ देखनी है। तो ये जो पहले वाला है जो सबसे ऊपर चीज़ लिखी हुई है जैसे एफ़ एक्सपोनेंट में, ये आपके पास डोमेन सेट होगा। आपने एक शॉर्टकट ये याद रखना है कि हम इसमें रिवर्स चलते हैं, ठीक है। जो सबसे ऊपर पावर में चीज़ है उसे सबसे पहले लिखेंगे। एफ़ अकॉर्डिंग टू सी था तो सेट सी मैंने सबसे पहले लिखा है, उसके बाद डी रेज टू द पावर ई लिखा हुआ है। तो ये अपने अंदर पूरा एक फंक्शन है, ठीक है, मैपिंग्स है जो कि ई से डी के ऊपर हैं। तो आप देखें कि एच के अंदर मैंने सी सेट लिखा, उसके बाद फिर से एच की रिप्रेजेंटेशन आई है। इट मीन्स एक और मैपिंग है जो कि सेट बी से ए पे बनाई गई है। तो ये फंक्शन के अंदर फंक्शन का कॉन्सेप्ट है। एंड डी रेज टू द पावर ई एफ, ये सिंपल है। राइट साइड पे ई और एफ का प्रोडक्ट लिया जा रहा है। इट मीन्स इनके बिहाइंड एक कार्टीजियन प्रोडक्ट है सेट्स का जो कि आपके पास डोमेन के तौर पे यूज़ होगा। तो ई और एफ़ के जो सेट्स थे बी और सी, उन दोनों का कार्टीजियन प्रोडक्ट ले लिया है और वहाँ से सेट ए के ऊपर एक मैपिंग डिफ़ाइन करवाई है जिसकी कार्डिनैलिटी डी रेज टू द पावर ई एफ है। तो इन दो जो मैपिंग्स बनेंगी उनकी कार्डिनैलिटी सेम होगी, यानी कि उनमें फंक्शंस की तादाद बराबर होगी। उनमें 1 1 और ऑन टू दोनों रिलेशंस बनाए जा सकते हैं। चलें, आज के लिए आपका इतना काफ़ी है। नेक्स्ट फिर जो हमारे टॉपिक्स रह गए हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे इंशाल्लाह।